नमस्कार दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट का जो पार्ट 3 है वह इसके जो इससे रिलेटेड आपके कम से कम 10 से 12 पार्ट आने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के पहले ही अपलोड कर दिए जाएंगे। और हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास में और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आपके पास में हर वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे। आइए स्टार्ट करते हैं आपको पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड वैल्यू एडिशन ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स का पार्ट 3 है ना। पार्ट 3 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा तापक्रम फलों के पाश्चराइजेशन के लिए, किसके लिए, फलों के पाश्चराइजेशन के लिए उपयुक्त होता है। तो निम्न में से कौन सा तापक्रम है जो कि फलों के पाश्चराइजेशन के लिए उपयुक्त होता है। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला, क्या 70 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड का जो तापमान होता है ये फलों के पाश्चराइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त होता है। सब्जियों के लिए है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका कि सब्जियों के लिए डिब्बाबंदी का माध्यम हो सकता है, जो सब्जियां होती हैं इनके लिए डिब्बाबंदी का माध्यम कौन सा हो सकता है। तो आपका आंसर हो जाएगा डिब्बाबंदी के लिए सब्जियों में किसका उपयोग करते हैं, हम नमक का उपयोग करते हैं, है ना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, निम्न में से कौन सा तापक्रम अधिक अम्लीय फलों को स्टेरिलाइजेशन के लिए उपयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सा तापक्रम अधिक अम्लीय फलों को स्टेरिलाइजेशन के लिए उपयोग किया जाता है। तो कौन सा तापक्रम है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड के। कौन सा तापक्रम 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है, अधिक अम्लीय फलों को स्टेरिलाइजेशन किया जा सकता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित में से कौन सा तापक्रम कम अम्लीय फलों के स्टेरिलाइजेशन के लिए उपयुक्त होता है। कौन सा तापक्रम है जो कम अम्लीय फलों के स्टेरिलाइजेशन के लिए उपयुक्त होता है। तो आपका 115 से 121 डिग्री सेंटीग्रेड का जो तापक्रम होता है यह कम अम्लीय फलों के लिए उपयुक्त होता है, जबकि अधिक अम्लीय फलों के लिए आपको कौन सा उपयुक्त होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अधिक अम्लीय फलों के लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि कम अम्लीय फलों के लिए जो तापक्रम होता है वो कितना होता है आपका 115 से 121 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्वेश्चन नंबर 5, लंबे समय तक फल सुरक्षित रखने की प्रक्रिया, लंबे समय तक फलों को सुरक्षित रखने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं। तो लंबे समय तक फलों को सुरक्षित रखने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम परिरक्षण के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, उसे हम परिरक्षण के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जेली में साइट्रिक एसिड मिलाता है, जो जेली होती है उसमें सिट्रिक एसिड मिलाया जाता है, किस हेतु मिलाया जाता है। जेली में सिट्रिक एसिड जो मिलाया जाता है वो खटास हेतु मिलाया जाता है ना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है सब्जियों की डिब्बाबंदी में तरल जिसका उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, सब्जियों की डिब्बाबंदी में वह तरल जिसका उपयोग किया जाता है कौन सा, आपका ब्राइन नमक का घोल। कौन सा, ब्राइन नमक का घोल। क्वेश्चन नंबर 8, अमरूद की जेली में निम्नलिखित में से कौन सा परिरक्षक मिलाते हैं। अमरूद की जेली बनाते हैं तो उसमें निम्नलिखित में से कौन सा परिरक्षक मिलाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा आपका पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट। क्या मिलाया जाता है, कौन सा परिरक्षक मिलाया जाता है, पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट KMS। पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट की जगह यदि KMS लिखा है तो भी आपको क्या है समझ जाना है कि अमरूद की जेली बनाने के लिए कौन सा परिरक्षक मिलाया जाता है, आपका पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट यानी कि KMS मिलाया जाता है ना। क्वेश्चन नंबर 9, अम्ल किस उत्पाद को बनाने में बहुत उपयोगी होते हैं या बहुत जरूरी होते हैं। तो जो अम्ल है आपका जो अवलेह होता है, क्या होता है अवलेह, उसे बनाने के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं। अम्ल अवलेह को बनाने हेतु बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10 है ना। क्वेश्चन नंबर 10 है पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट यानी कि आपको KMS का रासायनिक नाम क्या है। तो पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट का रासायनिक नाम आपको अभी मैंने बताया था कि पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट को हम KMS के नाम से भी जानते हैं, है ना। लेकिन इसका इन्होंने क्या पूछा है, रासायनिक सूत्र पूछा है ना। KMS के नाम से तो हम उसे जानते हैं, लेकिन रासायनिक सूत्र जब इसका पूछेंगे तो हम रासायनिक सूत्र इसका क्या होगा, रासायनिक सूत्र होगा आपका K2H2 है ना, K2H2O5 है ना। पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, K2H2O5। तो 10वें का आंसर क्या हो जाएगा आपका K2H2O5 हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है आपका कि कौन सा फल जैम बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा फल जैम बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है। तो नींबू जो होता है, नींबू का मार्मलेट बनाया जाता है कि ना कि इसका जैम बनाया जाता है। जो नींबू है ये जो है मार्मलेट बनाने के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। किसके लिए, मार्मलेट के लिए। नींबू से मार्मलेट बहुत अच्छा बना सकते हैं, लेकिन जो नींबू है
उसका उपयोग हम जेम बनाने के लिए नहीं कर सकते। किस हेतु नहीं कर सकते? जेम हेतु नहीं कर सकते। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। रिफ्रैक्टोमीटर के द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो जो रिफ्रैक्टोमीटर होता है दोस्तों, इसका उपयोग हम TSS क्या ज्ञात करने के लिए करते हैं? TSS क्या होता है आपका? टोटल सोल्यूबल जो होता है उसका शॉर्ट फॉर्म होता है ना। बात करते हैं हम कुछ क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 आपका कि पेक्टिन मापन हेतु कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है? पेक्टिन मापने हेतु कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा आपका जो जेलीमीटर होता है, इसका उपयोग हम किस में करते हैं? पेक्टिन को मापने के लिए करते हैं। जेलीमीटर का उपयोग कहाँ करते हैं? हम पेक्टिन को मापने के लिए करते हैं। भारत में तुड़ाई के पश्चात फल एवं सब्जियों को नुकसान होता है। भारत में तुड़ाई के पश्चात, है ना, पोस्ट हार्वेस्ट मतलब कि पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट का मतलब भी क्या होता है? तुड़ाई के उपरांत, मतलब तुड़ाई के तुरंत बाद जो होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? जैसे कि बोलते हैं ना, तुड़ाई के तुरंत बाद को ही हम किस नाम से जानते हैं? पोस्ट हार्वेस्ट के नाम से, है ना। तुड़ाई के तुरंत बाद वाली क्रिया होती है उसे हम किस नाम से जानते हैं? पोस्ट हार्वेस्ट के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि तुड़ाई के पश्चात फल एवं सब्जियों को नुकसान होता है। तो जो तुड़ाई होती है फसलों की या सब्जियों की, उनके पश्चात, है ना, फल एवं सब्जियों को कम से कम 20 से 30% तक नुकसान हो जाता है। कितना नुकसान होता है? 20 से 30% तक नुकसान होता है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। 15 क्या है आपका कि ब्लाचिंग से आप क्या समझते हैं? ब्लाचिंग क्या होती है? तो दोस्तों सब्जियों को 2 से 3 मिनट तक पानी में उबालना, है ना। सब्जियों को 2 से 3 मिनट तक पानी में उबालना ही क्या कहलाता है? आपका ब्लाचिंग कहलाता है ना। सॉरी फ्रेंड्स, है ना। सब्जियों को 2 से 3 मिनट तक पानी में उबालना ही क्या कहलाता है? आपका ब्लाचिंग कहलाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, सॉरी क्वेश्चन नंबर 15, हाँ 16 की, हाँ। क्वेश्चन नंबर 16 आपका क्या है कि लाइफिलिंग, जो लाइफिलिंग है विधि सब्जियों व फलों का छिलका उतारने के लिए किस रसायन का उपयोग करते हैं? लाइफिलिंग विधि में सब्जियों व फलों का छिलका उतारने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का आपका आंसर हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। किसका उपयोग किया जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट रसायन का उपयोग किया जाता है। किसके लिए? लाइफिलिंग की क्रिया करने के लिए सब्जियों फलों का छिलका, लाइफिलिंग के द्वारा फलों एवं सब्जियों का छिलका उतारने के लिए किसका उपयोग करते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट का 1 से 2%। कितना उपयोग करते हैं? 1 से 2% का उपयोग करते हैं। स्क्वैश यानी कि शरबत, स्क्वैश यानी कि शरबत में फल के रस की मात्रा कितनी होती है? जो शरबत बना हम पीते हैं उसमें फल के रस की मात्रा कितनी होती है? तो आपकी कितनी होती है स्क्वैश में? फल स्क्वैश में जो शरबत होता है इसमें फलों के रस की मात्रा 25% होती है। कितनी होती है? 25% होती है। बात करते हैं हम निम्न में से कौन सा फल जेली बनाने के लिए उपयुक्त है? तो जेली बनाने के लिए उपयुक्त या सर्वोत्तम फल की बात की जाए तो कौन सा होता है आपका? अमरूद। अमरूद जेली बनाने के लिए सर्वोत्तम फल है। कौन सा? अमरूद जेली बनाने के लिए क्या सर्वोत्तम फल माना जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है आपका कि टमाटर में कुल घुलनशील ठोस, टोटल सोल्यूबल सॉल्यूशन जो होता है ना, कुल घुलनशील ठोस, टोटल सॉलिड सोल्यूबल सॉल्यूशन को, टोटल सॉलिड सॉल्यूशन जो होता है ना, किसमें? टमाटर सॉस में टोटल सॉलिड सॉल्यूशन कितना होता है? TSS कितना होता है? मतलब कुल घुलनशील ठोस कितना होता है? तो टमाटर में कुल घुलनशील ठोस आपका कितना होता है? 25 से 30। कितना होता है? 25 से 30% होता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। नमक की कितनी प्रतिशत मात्रा फल सब्जियों को स्थायी परिरक्षण प्रदान करती है? तो नमक की कितनी प्रतिशत मात्रा है जो फल सब्जियों को स्थायी परिरक्षण प्रदान करती है? तो नमक की कम जो 15% मात्रा होती है, कितनी? 15% मात्रा फल एवं सब्जियों को जो होती है स्थायी परिरक्षण प्रदान करती है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम के लिए ही नहीं बल्कि हर एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए इन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। इनमें जो मात्रा दिखाई जा रही है किस के नमक की मात्रा कितनी है, टमाटर सॉस में TSS कितना है, ये सभी क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा मतलब क्वेश्चन से एग्जाम में बनते हैं। अभी हमने कुछ चीज़ें छोड़ दी हैं जो आपको एग्जाम के टाइम पे पढ़ाई जाएगी, क्योंकि वो जैसे कि एपेडा हो जाता है आपका, क्या होता है? एपेडा का फुल फॉर्म हो गया, FPO का फुल फॉर्म हो गया आपका, हाँ। ये सारी चीज़ें अभी हमने क्या है छोड़ दी, क्योंकि हम एग्जाम टाइम पे इनको करेंगे, ताकि क्या है रिवीजन क्लास जो एग्जाम टाइम पे आपकी चलेगी उसमें हम इनको करवाने वाले हैं। क्योंकि अभी क्या ना, आप उनको नोट्स करते नहीं हो, बाकी आप नोट करते चलिए, जो हम नई चीज़ें बताते हैं ये आपके बहुत काम आने वाली है ना। तो टाइम बर्बाद ना करते हुए आगे बढ़ते हैं कि फलों
कि नमक की कितनी प्रतिशत मात्रा होती है जो फल सब्जियों के स्थायी परिरक्षण के लिए उपयोगी होती है, तो 15% मात्रा की होती है। कितनी? 15%। फल कितने दिन तक भंडारित रह सकता है? जो फल होते हैं कितने दिन तक भंडारित रखे जा सकते हैं? तो 10 से 15 दिन तक। कितने दिन तक? 10 से 15 दिन तक फलों को हम भंडारित रख सकते हैं। बात करते हैं इसकी क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है आपका? अमरूद की अच्छी जेली बनाने के लिए अर्क में पेक्टिन की मात्रा कितनी होनी चाहिए? कि अमरूद से यदि अच्छी जेली बनाना है तो अर्क में जो पेक्टिन की मात्रा है कितनी होनी चाहिए? तो पेक्टिन की मात्रा आपकी होनी चाहिए 0.5 से 1.0, 0.5 से 1% तक आपकी क्या होनी चाहिए? उसमें पेक्टिन की मात्रा होनी चाहिए, तभी अमरूद की अच्छी जेली बन पाएगी, है ना। डिब्बाबंदी से पूर्व फल और सब्जियों डिब्बाबंदी से पूर्व जो फलों और सब्जियों को हम उबालते हैं। डिब्बाबंदी के पूर्व क्या है? फल सब्जियों के उबलते पानी में उपचार को, डिब्बाबंदी के पूर्व फल सब्जियों के उबलते पानी में उपचार को क्या कहते हैं हम? क्या कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 23 का आपका आंसर हो जाएगा ब्लांचिंग। जैसे कि आपको बताया था मैंने अभी, फल सब्जियों को 2 से 5 मिनट के लिए क्या करते हैं? पानी में उबाला जाता है ना। फल और सब्जियों को, उस क्रिया को हम किस नाम से जानते हैं? ब्लाचिंग के नाम से जानते हैं। शरबत किस विधि से तैयार किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? जो शरबत होता है शीत विधि द्वारा तैयार किया जाता है। किसके द्वारा तैयार किया जाता है? शरबत शीत विधि द्वारा तैयार किया जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। क्वेश्चन नंबर 25 आपका क्या है? कि स्पेस की बोतल क्वेश्चन नंबर 25 आपका कि स्पेस की बोतल बंद करने में प्रयोग में लाते हैं। जो स्पेस या शरबत की बोतल होती है उसको बंद करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो स्पेस या शरबत की बोतल को बंद करने के लिए रिसान रहित यानी पिल्फर प्रूफ कॉर्क का उपयोग किया जाता है। किसका? रिसान रहित या पिल्फर प्रूफ जो कॉर्क होती है उसका उपयोग किया जाता है, जिसमें कि जो एयर होती है वो अंदर ना जा सके। स्पेस की बोतल की धारिता, जो स्पेस की बोतलें होती है उसकी धारिता कितनी होती है? तो स्पेस की बोतल आपको जानते हो कि जो तरल होता है किसके अकॉर्डिंग मिलता है? लीटर या मिलीलीटर के अकॉर्डिंग आपको मिलता है। तो स्पेस की बोतल भी शरबत है तो क्या है? तरल है, तो ये भी क्या है आपका? मिलीलीटर या लीटर में मिलेगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या हो जाएगा? 650 ml में। स्पेस की जो बोतल होती है कितने में मिलती है आपको? 650 ml में मिलती है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से किसको नमक का खोखला घोल डालकर डिब्बाबंदी करते हैं? तो किसको हम नमक का खोखला घोल डालकर डिब्बाबंदी करते हैं? तो हरी मटर को जो होता है आपका नमक का खोखला घोल डालकर हम जो है डिब्बाबंदी करते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है आपका? फलों को डिब्बा बंद करने के लिए किस संस्था का शक्कर का उबलता हुआ घोल डालकर सीलबंद करते हैं? तो 28 का आंसर हो जाएगा आपका 70% सांद्रता का जो शक्कर का घोल होता है और डालकर डिब्बाबंदी करते हैं। फलों की ब्लाचिंग यानी 2 से 5 मिनट तक क्या होता है? फलों को उबालना, है ना। उबलते हुए जल में फल व सब्जी को उबालना क्या कहलाता है? आपको ब्लाचिंग कहलाता है। नहीं, फलों की ब्लाचिंग का उद्देश्य क्या होता है? तो फलों की ब्लाचिंग का उद्देश्य आपका क्या होता है? उनको मुलायम करना। फलों की ब्लाचिंग का उद्देश्य उनको क्या होता है? मुलायम करना होता है। नींबू स्पेस बनाने में किस संरक्षण का उपयोग कर सकते हैं? प्रिजर्वेटिव, है ना। प्रिजर्वेटिव यानी संरक्षक का उपयोग करते हैं। नहीं तो नींबू बनाने के लिए हम किस संरक्षक का उपयोग करते हैं? आपके पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट का। किसका? पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट, जो कि हमने अभी पढ़ा था K2H2, है ना। तो पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों आज का जो आपका वीडियो है पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड वैल्यू एडिशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का जो पार्ट 3 है यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं वीडियो को पार्ट 4 में। यदि आपने इसके पहले जो पार्ट 2 आ चुके हैं वो नहीं देखे हैं तो जल्दी से देख लीजिए, और साथ ही साथ जो अगले पार्ट आने वाले हैं वो भी जल्दी आप देख लीजिए, है ना। कंटेंट अच्छा क्या लगा? क्वेश्चन जो हमने दिए हैं आपको, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि हमारे इन सीरीज में से आपके पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के क्वेश्चन जो है आपकी BSc एजी की 6 सेम की एग्जाम होने वाली है उसमें 100% आने वाले हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, कंटेंट अच्छा लगा हो तो कुछ भी नहीं करना, आपको केवल कमेंट में क्या लिखना है? वंदे मातरम लिख देना है। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ऑन नोटिफिकेशन को, ताकि आपके पास मेरा वीडियो का कमेंट हो सके। साथ ही साथ आपको क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है ना। तो जय श्री महाकाल दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।